हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज का जो ओपेड का आर्टिकल है वो एक ही मैंने कवर किया है। जस्ट वन आर्टिकल एंड वी विल रीड इन ब्रीफ, ओके। क्योंकि फ्राइडे को ये आता है, हमारा इंटरव्यू आता है, कैन इंडिया री इमेजिन साउथ एशिया, ये हम नहीं देखेंगे। और हेल्थ पॉलिसी के ऊपर भी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी साल भर ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। हम थोड़ा सा एक अलग टॉपिक देखेंगे। आज जो टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी और बायोस्फीयर रिजर्व से। ये हमारे इन्वायरमेंट इकोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है और यूपीएससी प्रीलिम्स में तो आता ही आता है, राइट। टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कहाँ पे नया हुआ है, कौन यूनेस्को में गया है, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। इससे पहले मैं चाहता हूँ आप ये क्विज अटेंड करें। क्विज आपसे ये कह रहा है कि हाउ मेनी टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स डज इंडिया हैज। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वर्सेस नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ये इसका आंसर मैं ओपेड में ही दूंगा। अगर आपको नहीं पता है तो पूरा ओपेड आप देख सकते हैं। दूसरा कि व्हाट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर आपको पता है तो आप अभी बता दीजिए, तुरंत वीडियो पॉज करके आप बता दो कि क्या होता है। विद दैट आई कैन अज्यूम कि आपने पहले बताया है या बाद में बताया है, ठीक है। ऑनेस्टी के साथ काम करना, ऑनेस्टी क्या, इंटेग्रिटी के साथ काम करना, ठीक है, प्रोबिटी के साथ काम करना। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द टू डू लिस्ट। सीडी ऑफलाइन क्लासेस एंड सेव 10% क्या है, यूट्यूब लाइव क्या है, वो भी हम समझेंगे। वंस अगेन दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपका स्वागत है सिविल्स दिल्ली के ऑफलाइन क्लासेस पे। और थर्ड थर्ड वीक ऑफ जून से हम ऑफलाइन क्लासेस अपनी शुरू कर रहे हैं। तो आप आ सकते हैं, अपने मेंटोर से मिल सकते हैं, अपनी मन की जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी डाउट्स हैं यूपीएससी प्रिपरेशन को लेके, या फिर जो भी मेंटल बैरियर्स हैं, फिजिकल बैरियर्स हैं जो आ रहे हैं, उसको लेके आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं। करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे हमारा ऑफिस है। बाकी आप खुद स्मार्ट हैं, आप ढूंढ लेंगे, राइट। अच्छा, ये सेव 10% क्या है। दोस्तों, यूपीएससी मेंस आप सब लोग पूछते हैं ना कि लिखने का सही टाइम कब होता है, कब हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। ये जो 2023 के बच्चे हैं जो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स देना चाहते हैं, वो आज से इंश्योर करें कि आज से ही वो डे वन से लिखना शुरू कर दें। अरे तुम आधे घंटे के लिए लिखो, जस्ट राइट फॉर 30 मिनट्स, ओके। दिस प्रोग्राम विल इंश्योर यू कि आपकी राइटिंग की स्पीड क्या है, आपका कंटेंट क्या है, और बहुत इकोनॉमिकल है, ठीक है। बहुत नॉमिनल, बहुत ज़्यादा इसमें घबराने या सोचने की बात नहीं है। इट्स अंडर योर बजट। ऑल्सो यूज माई कोड सिड मेन्स 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको उस कोर्स पे मिल जाएगा। ये कोर्स वैलिड है 4 जून तक, लेकिन हम इसमें टॉप 100 ले रहे हैं, 100 सीट्स हैं, ओके। आई वुड से कि आप इसको ईमेल कर सकते हो। सुकन्या मैम विल कंडक्ट दिस। सुकन्या मैम की ईमेल आईडी है sukanya@civilsdaily.com पे आप ईमेल भी कर सकते हो, और उनका व्हाट्सएप नंबर है 9953769007 पे आप जा सकते हो, ठीक है। आई एम श्योर जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे जो मुझे डेली सुनते होंगे, अच्छा प्रोग्राम है ये, बहुत अच्छा है, ट्रस्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट YouTube लाइव सेशन ऑन द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में रिलैक्स होना चाहते हैं, अगर आप एग्जामिनेशन के दिन स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, अगर आपको रिलैक्स होना है, चिल हो के आप एग्जाम देना चाहते हो, तो ये वीडियो ज़रूर देखना जो हम लाइव आएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस फॉर्म को आप फिल करिए और इंतज़ार करिए कल शाम 6 बजे का। कभी कभी टॉपर्स कहते हैं ना कि यार मैं जब कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो, हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। वो किस बारे में बात कर रहे होते हैं, वो कौन सी ऐसी चेकलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं और आप भी कर सकते हो। वी विल detangled, we will decode tomorrow 6 p.m. that what does our subconscious mind have for us, ठीक है। एकदम मस्त मजे में देखेंगे इसको, चिल होकर रिलैक्स होकर आप एग्जाम देना। बहुत सारी मैं कहानियां भी शेयर करूंगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिससे आप इंस्पायर होंगे,
ठीक है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वेट करिए कल शाम 6 बजे का मी एंड यू 1-to-1 हम लोग यूट्यूब लाइव पे आएंगे, आपके जो भी क्वेरीज होगी हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, ये तो हमारा कम्युनिटी स्पेस है और अगर आपने ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी तो थैंक यू सो मच। आपको पता होगा यहाँ पे डेली सेशंस होते रहते हैं, वर्षा मैम यहाँ पे एक सेशंस लेती रहती हैं, स्वतंत्र दांत्रे सर लेते रहते हैं सेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड दोज हु हैव नॉट ज्वाइंड येट, आप आ जाइए दोस्तों, हमारा द्वार खुला हुआ है और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कम्युनिटी लर्निंग के लिए और बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, जब आप खुद इसमें आ जाओगे ना आपको सब पता चल जाएगा, राइट। चलो तो प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन ताकि हमारी डेली अपडेट्स आपको मिलती रहें, क्योंकि आपके लिए ये सारे सेशंस हम बना रहे हैं। देखो ये निकालो प्रीलिम्स के कुछ पॉइंट्स हमने निकाले हैं, एक्ट्स इन न्यूज़, उसके बाद कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, ये वीडियो तो ज़रूर देखना आप। मेंस के प्रोग्राम, बुद्ध पूर्णिमा स्पेशल, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़, ये सब आपके लिए ही तो बना रहे हैं, राइट। सो जब आप सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को हिट कर लोगे, तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे, लैपटॉप पे, आईपैड पे आता रहेगा। ओके चलिए चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉकेट्स ऑफ होप, लिंकिंग नेचर एंड ह्यूमैनिटी। जो ऑथर हैं एरिक फाल्ट। एरिक फाल्ट इज द डायरेक्टर ऑफ यूनेस्को UNESCO of Southeast Asia, basically, who is responsible for these cities. Which cities? Not cities, sorry, states. Which are the states? India, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, जितने भी ये साउथ एशियन कंट्रीज है ना, उनमें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। सो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सो एक्चुअली इनका कहना क्या है? सो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी यार, जहाँ पे एक ही स्पेस में प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगस, कई सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो डेवलप करते हैं, वो ग्रो करते हैं, वो एक लाइफ को बैलेंस बना के चलते हैं, जिससे हमारे इकोसिस्टम भी, जिससे हमारा क्लाइमेट भी मेंटेन रहता है, राइट। ये बायोडाइवर्सिटी सेम वही चीज़ है, right? So he is also talking about that biodiversity is the living fabric of our planet. If we will disturb our biodiversity, if we will disturb their kind of life they are living, then the entire system will get disturbed. Okay, so this is what he talks about, that it underpins the human well-being in the present and in the future. Now let us come here. So it is important to increase the biosphere reserves in South Asia towards of a doomsday ecological scenario. कहीं ऐसा सिनेरियो ना आ जाए कि हमें ये मजबूर होना पड़े कि भाई बायोस्फीयर रिजर्व लगाना ही लगाना है, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। मतलब कि कोई भी क्लाइमेट डिज़ास्टर आने से पहले हमें बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह लगा लेनी चाहिए, हमें इस्टेब्लिश कर लेना चाहिए, क्योंकि ये फ्लोरा एंड फना को बहुत सपोर्ट करते हैं, नेचर को सपोर्ट करते हैं, क्लाइमेट को सपोर्ट करते हैं, जो हमारी एनवायरनमेंट है उसकी जो लाइफ बैलेंस है उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इमेज अगर अच्छी लग रही हो तो आगे बढ़ें, ठीक है। So, according to Global Assessment Report of Biodiversity and Ecosystem Services, in 2019, the Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Economic Science, ये वाला IPBES, जो कि यूनेस्को के अंदर आता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। इनका जो मेन ग्लोबल ड्राइवर ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है? ध्यान से समझिएगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या क्या एरिया है जो यूनेस्को ने आइडेंटिफाई किया है? वो है क्लाइमेट चेंज, इन्वेजिव स्पीसीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब ये स्पेस है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ व्हाट? ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड, सॉइल, रिसोर्सेज, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, राइट। नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। सो आप देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, अभी एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि केरला में वो जो रेल लिंक बन रही है ना, सिल्वर रेल लाइन प्रोजेक्ट, जो कि स्टार्ट होती है मेरे ख्याल से 400 किलोमीटर्स का रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है, कासरगोड से स्टार्ट होती है और वो अंत तक जाती है। सो कहा यह जा रहा है कि सिंस वो लगभग 400 किलोमीटर्स को वो कवर करेगी, so it will disturb the flora and fauna of the environment, of the biological diversity. So
दिस इज़ वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल दैट हाउ कैसे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, राइट? पॉपुलेशन से, पोल्यूशन से, अर्बनाइजेशन से. सो दिस इज ऑल अबाउट. नेक्स्ट जो हमारा इसमें डिस्कशन करना है वो है द अर्थ इज अंडर स्ट्रेन. अब वो अर्थ अंडर स्ट्रेन में क्यों है? बिकॉज एक तो हमारे पास लिमिटेड, हमारे पास हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सपोर्ट नहीं कर रही है बेसिकली. कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे तो मतलब बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है ही नहीं, है ही नहीं. इट्स ऑल अबाउट द पॉलिटिकल विल, राइट? सो बिकॉज ऑफ आवर कलेक्टिव एक्सेस, ठीक है, हमने कुछ थोड़ा सा नुकसान किया, कुछ आपके पड़ोसी ने नुकसान किया, कुछ उसके पड़ोसी ने नुकसान एज इन जो कि इन्वायरमेंट के अगेंस्ट हो, क्लाइमेट के अगेंस्ट हो. जैसे मान लीजिए कि मैंने प्लास्टिक और कूड़ा जला दिया, ठीक है, उसके बाद किसी ने गंदा नाली या फिर ऐसे कोई गंदा सामान बाहर फेंक दिया, किसी की भाई फैक्ट्री वुक्ट्री है वो पेड़ वेड़ कटवाने लगे. तो एक छोटा छोटा हम एक्सेस जो कर रहे हैं वो कलेक्टिवली मिलके बहुत बड़ा लॉस होता है. So the ecological carrying capacity of planet Earth has largely been exceeded. ठीक है, so this trend needs to be readdressed. Which cleaner air, क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन चीज़ें एड्रेस होनी चाहिए? क्लीनर एयर, हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर, enough food and healthy habits to ensure that ecosystem survives, continue to benefit humanity without critical affecting nature's balance. I hope you understand that these are very very essential points where we need cleaner air. एयर पॉल्यूशन आप देख रहे हो, दिल्ली एनसीआर में रहते हो अगर आप, तो फिर क्लीनर एयर बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल हैव लंग इन्फेक्शन एंड ऑल. हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर, इफ़ यू वोंट ड्रिंक हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर तो फिर आपको उधर टाइफॉइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, राइट? एंड देन हेल्दी हैबिट, ये तो भाई शुरू शुरू में बताया जाता है, हमेशा बताया जाता है हेल्दी हैबिट्स रखिए आप. सो अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है. हेल्दी हैबिट्स को वो मतलब सही डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहा है. फास्ट मूविंग लाइफ एंड देन फूड एडल्ट्रेशन. सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पे हमें फोकस करना पड़ेगा और खुद ब खुद चीज़ें अपने आप बैलेंस में आ जाएंगी, ठीक है? सो वेदर वी लुक एट द इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव, और वी लुक एट द कल्चरल पर्सपेक्टिव, और वी लुक एट द रिलीजियस पर्सपेक्टिव, तीनों सिस्टम में है. इन्वायरमेंटल, कल्चरल एंड रिलीजियस पर्सपेक्टिव, ये तीनों सेगमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बायोडाइवर्सिटी को, हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करें. आप अगर रिलीजन के पर्सपेक्टिव में जाओगे तो आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे पूजा के जो सामान सामग्री हैं वो गंगा में ऐसे बहा दिए जाते हैं. तो वो है मतलब बेवकूफ़ी की बात है. हम एक धार्मिक चीज़ जुड़ी है वो अलग है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल भी तो होना पड़ेगा, राइट? जितना हम प्रैक्टिकल होंगे लाइफ उतनी ईजी रहेगी, राइट? सो वेदर वी लुक एट द नेचर फ्रॉम एनवायरमेंटल, इट हैज़ टू बी क्लियरली इन आवर इंटरेस्ट. नाउ दूसरा पॉइंट यहाँ पे इस आर्टिकल में ये कह रहा है कि इनफैक्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो पहले से ज़्यादा अब लोग थोड़ा सा अवेयर हो गए हैं. इन द लास्ट 50 years the biosphere reserves has been established in couple of countries. और बायोस्फीयर, क्लाइमेट चेंज और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको अग्रीमेंट सारे कंट्रीज़ कर रही हैं, MOU साइन कर रही हैं, रेटिफाई कर रही हैं. सो नाउ द वर्ल्ड इज़ गेटिंग कॉन्शियस, द वर्ल्ड इज़ गेटिंग अवेयर, एंड द वर्ल्ड इज़ नाउ एट अ current is a better place than it was before. But if the problem of the challenges of the modern times, if the challenges of today still gets persisted, if still gets continue, then it will actually erode, it will actually uh, uh, be very very tough for us to implement those changes, right? So बायोस्फीयर रिजर्व्स एक की है. क्यों की है? क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हम उसके पूरे फ्लोरा एंड फना के बारे में बात करते हैं, उस लैंड के बारे में बात करते हैं, जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनके जो भी इंटेंसिटी है उसको ग्रो करने की, किस लेवल तक वो ग्रो कर सकती है, किस लेवल तक वो म्यूटेट कर सकती है, वो यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है?
इनफैक्ट नॉट ओनली विद बायोडाइवर्सिटी, इससे टूरिज़्म भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा टूरिज़्म होता है, और यहाँ की वेजिटेशन, यहाँ की क्रॉपिंग पैटर्न बहुत अलग होती है, राइट। सो बायोस्फीयर रिजर्व इज द की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिज्म हैज़ बीन क्रिएटेड इन द वर्ल्ड, नेटवर्क बाय बायोस्फीयर रिजर्व, क्रिएटेड इन 1971 यूनेस्को। ठीक है, सो 1971 में यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व्स का फंडा बनाया था और यूनेस्को ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स की डेफिनेशन ये बता रहे हैं कि those are places where human lives in harmony with nature and where there is effective combination of sustainable development and nature conservation। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, मेंस में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, सो इन साउथ एशिया, पूरे साउथ एशिया में लगभग 30 बायोस्फीयर रिजर्व्स एस्टैब्लिश्ड हैं। 18 तो भारत में हैं और बाकी कहाँ कहाँ हैं वो भी हम देखते हैं। ठीक है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश हुआ था हुरुलू बायोस्फीयर रिजर्व इन श्रीलंका, विच वॉज डेजिग्नेटेड इन 1977। कितनी अच्छी बात है ना, 6 साल बाद ही बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश हो गया था साउथ एशिया में। लेकिन अभी श्रीलंका की हालत आप देख रहे हो ना, कितनी बद से बदतर हो गई है। सो इट्स ऑल अबाउट द पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल डिसीजन, पॉलिटिकल विल। सो इन इंडिया द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व वॉज डेजिग्नेटेड इन यूनेस्को इन 2000 विद इन द ब्लू माउंटेन्स ऑफ नीलगिरीज में हुआ था। वो कहाँ है, आइए हम देख लेते हैं। ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ओके, लगभग 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं भारत में, और जिसकी बात हो रही है वो ये है नीलगिरीज माउंटेन, जहाँ पे सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश हुआ था, यूनेस्को ने किया था। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे, कंचनजंगा। कंचनजंगा अमेजिंग है, अमेजिंग है, और इट लीड्स बाय एग्जाम्पल। वो क्या है वो भी हम समझते हैं। सो बेसिकली बात ये कही जा रही है कि भाई द नेटवर्क हैज़ गॉन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ एंड इट इज़ नाउ काउंट्स 12 साइट्स विथ पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है, विद द लेटेस्ट एडिशन इन इट। ठीक है, सो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स आपने देख लिया है। अब हम आते हैं यहाँ पे कि भाई कंचनजंगा वाली क्या बात है। सो दोस्तों, साउथ एशिया हैज़ अ वेरी डाइवर्स सेट ऑफ इकोसिस्टम। पूरे साउथ एशिया जो है, चाहे हम भूटान से लेकर चलें, India, Nepal, because we have got thousands of glaciers, we have got the rounded lakes, alpine ecosystem, कई सारी ऐसी तो रिवर्स हैं जो कि इतनी डाइवर्स हैं, इतनी ज़्यादा उसकी ट्रिब्यूटरीज निकली हुई हैं। सो बहुत ही फेवरेबल है ये सारा क्लाइमेट जो है वो इकोसिस्टम के लिए, बायोस्फीयर के लिए। ठीक है, सो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश हुआ था 2018 में। उसको कहा जा रहा है दैट इज़ अ वेरी गुड मॉडल। It includes at some of the highest ecosystem in the world with elevation of 8,586 मीटर, लगभग 8.5 के मीटर्स ऊपर है ये। द रिजर्व इज होम टू ऑर्किड्स एंड रेयर प्लांट स्पीशीज। लगभग 35,000 लोग यहाँ पे, सिक्किम में है ये आप देख सकते हो। ये काठमांडू, ये भूटान है, ये है सिक्किम, यहाँ से बिहार है, और ये शिलोंग से दूर पड़ता है। और 35,000 लोग यहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं, जिनकी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है क्रॉप कल्टीवेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग, यही इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। ठीक है, सो यहाँ पे दूसरी बात ये कह रहे हैं मालदीव्स की। सो मालदीव्स इज रिकॉग्नाइज एज द लोवेस्ट लाइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। आपने सुना होगा कि मालदीव्स के छोटे छोटे जो आइलैंड पे तो है मालदीव्स, राइट, और पानी ऊपर आता जा रहा है, भरता जा रहा है। मतलब आने वाले सालों में मालदीव्स ये भी है कि गायब भी हो सकता है, अंदर पा सकते हो आप ज़मीन के, पानी के अंदर। सो सिर्फ 1.5 मीटर अबव सी लेवल है मालदीव्स। तो मालदीव्स के बारे में भी ये बोला जा रहा है कि मालदीव्स में भी बायोस्फीयर रिजर्व प्लान करने की बात हो रही है। सो इट्स ऑल अबाउट, अगेन आई सेड, पॉलिटिकल विल। सेपरेटली वहाँ पे 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑलरेडी बीन क्रिएटेड इन मालदीव्स, और भी बात चल रही है वहाँ पे, सो दैट दे कैन रीस्टोर द कोस्टल इकोसिस्टम। ठीक है, नाउ रन ऑन यूनेस्को बेस्ड प्लान, ये एक और अच्छा कंसेप्ट है। अच्छा ये देख लो आप, कंचनजंगा कितना ब्यूटीफुल है, राइट। ऐसा लग रहा है ना कि बस देखते रहें इसको और फिर यहाँ पे एक ट्रिप मार के आते हैं तुरंत से, हैं। सो मार के आइएगा ट्रिप, आराम से मार के आइएगा। थोड़ा सा भी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या है चीज़ों को। जब आप समझ लेंगे, एनालाइज, एग्जामिन कर लेंगे, तो आपकी ट्रिप और भी बेहतर हो सकती है। ठीक है ना, बिना जानकारी लिए जाओगे क्या, प्रॉब्लम ही होगी। So run on science based plan. Why this has been mentioned? Because
इट्स नॉट हे वाई दैट द बायोस्फीयर रिजर्व्स हैज़ बीन मेड और फिर वो किसी भी तरह चल रहा है लोकल रिसर्च पे, लोकल एनालिसिस पे नहीं। यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो जितनी भी फंक्शंस वहाँ होते हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड, वो साइंस बेस्ड होते हैं, प्रूवन फैक्ट होते हैं, ठीक है। बिहेवियर पैटर्न को एनालाइज करते हैं और जो बेस्ट प्रैक्टिस होता है उसको ही फॉलो करते हैं, फिर चाहे वो लोकल हो या साइंटिफिक हो, लोकल भी साइंटिफिक हो सकता है, राइट। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो होती है यहाँ पे। सो इश्यूज ऑफ कंसर्न इंक्लूड्स बायोडाइवर्सिटी, क्लीन एनर्जी, इसमें क्या क्या कंसर्न होते हैं, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट, environmental एजुकेशन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट सपोर्टेड बाय साइंटिफिक रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। इसका एम है इज टू डिटेक्ट द चेंजेस एंड फाइंड सोल्यूशन टू इंक्रीज क्लाइमेट रेजिलियंस। दिस इज व्हाट इट एम्स फॉर, कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके चेंजेस को वो डिटेक्ट करें एंड बेस्ड ऑन द चेंजेस दे फाइंड सोल्यूशंस टू इंक्रीज द फ्लोरा एंड फना ऑफ द क्लाइमेट आसपास का। नाउ मैंने बताया था शुरू में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायो रिजर्व एंड नेशनल पार्क। सो यहाँ पे है, आराम से सुनना ध्यान से, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लेस रेस्ट्रिक्टेड। क्यों लेस रेस्ट्रिक्टेड है? बिकॉज टूरिज्म बहुत हाई है यहाँ पे और लोग आते हैं, लोग सफारी, जंगल सफारी में जाते हैं, सो ये अट्रैक्ट करता है, इसलिए लेस रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। ये कैटेगरी 4 टाइप ए प्रोटेक्टेड एरिया है। ये आप मुझे बताओगे कि कैटेगरी 4 टाइप ए कैटेगरी प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है, कैटेगरी 2 क्या होता है और MAB प्रोग्राम बाय यूनेस्को क्या है। ये 3 चीज़ आपके होमवर्क हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। सिविल्स डेली के स्पेस में भी बता सकते हैं और आप हमारे यहाँ भी बता सकते हैं कमेंट में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रिजर्व किया जाता है एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को। प्रोटेक्टेड एरियाज जहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात हो रही है वो प्रोटेक्ट्स द बायोडाइवर्सिटी ऑफ डेजिग्नेटेड एरिया। उस पर्टिकुलर एरिया के फ्लोरा एंड फना, बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज किया जा रहा है। उसमें एनिमल्स भी आ सकते हैं, प्लांट्स भी, बर्ड्स भी, उसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बैक्टीरिया, फंगाई, इकोसिस्टम, कोस्टल इकोसिस्टम, सब आ सकता है उसमें। बस हमें एक एरिया को प्रोटेक्ट करना है और वो हो जाएगा आपका बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क दोस्तों वो होता है जिसमें कोई ना कोई हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक चीज़ होती है, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसमें भी नेशनल पार्क्स को भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी यहाँ पे आ जाती है जब हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट की बात होती है तो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ डिफरेंस है इन तीनों में और इन तीनों का ये जो एरिया है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। सो बात यहाँ पे यही हो रही है दैट द प्रायोरिटी ऑफ फॉर कंट्रीज जो यूनेस्को देख रही है वो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, जहाँ पे कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ओके। एंड देयरफॉर यूनेस्को इज प्लानिंग टू बिल्ड बायोस्फीयर रिजर्व साइमल्टेनियसली विद कंट्रीज वहाँ के गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बायोस्फीयर रिजर्व या फिर यूनेस्को तभी कुछ कर पाएगा जब वहाँ की गवर्नमेंट चाहेगी। पहले वहाँ की गवर्नमेंट उस एरिया को एनालाइज करेगी, कौन सा एरिया है उसको एग्जामिन करेगी, उसके बाद फिर वो यूनेस्को से बात करेगी। मतलब कि यूनेस्को सेकेंड स्टेप पे आएगी। पहले गवर्नमेंट यानी कि उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसकी विल होनी चाहिए, उसका इंटेंट होना चाहिए, और जब इंटेंट, विल, एग्जामिनेशन ये सारी चीज़ें हो जाएंगी देन यूनेस्को आ सकता है और कर सकता है। यहाँ पे मतलब कि बायोस्फीयर रिजर्व्स के लिए अपनी एक सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, राइट। यूनेस्को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता किसी भी कंट्री के साथ। ये आप पूरा का पूरा मामला पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, बट ऑल रिमेन अंडर द सॉवरेनिटी ऑफ देयर नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। ये आर्टिकल इसलिए आया था क्योंकि कल नहीं 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे है और टाइम टू टाइम द हिंदू के माध्यम से हमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है, इंश्योर करती है कि हम अप टू डेट रहें विथ दी specific information related to climate, related to population, related to health, related to polity, economy, geography and all. उम्मीद है आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। इन केस थोड़ा भी डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए और हम उसका सोल्यूशन आपको देंगे, ठीक है। वंस अगेन मैंने ये क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं, मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ पे मिनिमाइज़ कर देता हूँ थोड़ा सा, ओके।
तो मेंशन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन सीटू मेथड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। ये आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, तो ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको आर्टिकल समझ में आया होगा, और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, ठीक है। मिलते हैं हम कल के एनालिसिस में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।